चलिए आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ाएंगे 11th-12th क्लास की सीबीएसई की केमिस्ट्री। और ये आपके काम आएगी अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी, जैसे कि जेई मेंस, बिट सैट और दूसरे एग्ज़ाम्स में। इसमें और बाकी सब सीरीज़ में डिफरेंस क्या होगा ये आपको सीरीज़ देखने के बाद अपने आप मालूम पड़ जाएगा। इसमें हमने कोशिश की है कि बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएं केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स, जिससे कि आपको केमिस्ट्री पढ़ने में और भी मज़ा आने लगे। जो टॉपिक्स आज हम केमिस्ट्री के डिस्कस करने वाले हैं वो हैं हमारे बेसिक डेफिनेशंस फिज़िकल केमिस्ट्री में कौन कौन सी काम आती हैं, जैसे कि मोल हो गया, एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिसिटी, वेपर डेंसिटी, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी जो कि कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेटर्स होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के। तीसरा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, मतलब कैसे किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट। चौथा हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि जो भी फिगर्स में हम फिज़िकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन करेंगे या साइंटिस्ट भी जो भी कैलकुलेशन करते हैं, तो एक साइंटिस्ट ने मान लीजिए कि 6 डिजिट तक किसी का आंसर दिया तो दूसरे ने दिया 5 डिजिट तक, तो इसमें कुछ समानता होनी चाहिए, कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट तक आंसर होना चाहिए और उसके भी कुछ फार्मूलेस, कुछ थ्योरम्स होते हैं कि 5 डिजिट तक रखना है तो जो छठी डिजिट होगी उसका क्या करेंगे, 4 डिजिट तक रखना है तो कैसे राउंड ऑफ करेंगे, तो वो सब भी हम इसमें देखेंगे। तो जो पहला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आज वो है हमारा एक मोल की डेफिनेशन। तो एक मोल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन C12 मॉलिक्यूल पे होंगे उसको हम एक मोल डिफाइन करते हैं और इसकी क्वांटिटी होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ये बिल्कुल उसी तरह है कि हम डिफाइन कर रहे हैं एक दर्जन में 12 चीज़ें आती हैं, तो एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस के होंगे। दूसरा जो हम डिस्कस कर रहे हैं एक एटॉमिक मास यूनिट, ये 1/12 ऑफ अ वेट ऑफ कार्बन C12 एटम होता है। कार्बन C12 के एक एटम का वेट हमको पता है एक्सपेरिमेंटली 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो एक एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा। ये लेटर ऑन आपके काम आएगा किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए और भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में अच्छे से काम आता है। तीसरा हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास का टर्मिनोलॉजी। तो जिससे कि ये टर्म्स अगर आपको आगे कभी फेस हो किसी क्वेश्चन में तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो बेसिकली ग्राम एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का होता है उस एलिमेंट का मास ग्राम्स में डिवाइडेड बाय उस एलिमेंट का एटॉमिक मास, ओके, ग्राम्स में। मतलब एलिमेंट का टोटल मास ग्राम्स में और एलिमेंट का एक एटम का मास ग्राम्स में, तो वो हो गया हमारा ग्राम एटॉमिक मास। सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी मॉलिक्यूल पूरे सब्सटेंस का मास ग्राम्स में डिवाइडेड बाय सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम्स में, ठीक है। तीसरा टॉपिक है हमारा वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के बीच में रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी होती है किसी भी, बेसिकली हम गैसेस के लिए वेपर डेंसिटी डिफाइन करते हैं और गैसेस की वेपर डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ दैट गैस, माने उस गैस की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इससे हम ये भी निकाल सकते हैं आगे कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय 2। अब ये आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा इस प्रेजेंटेशन का कि मॉलिक्यूलर मास बाय 2 वेपर डेंसिटी कैसे आती है, ये आपको प्रूव करना है। प्रूव करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स में आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, अब एटॉमिसिटी वो होता है कि एक एटम में
एक मॉलिक्यूल में किसी भी एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसको हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। जैसे कि अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया हमारा डाई एटॉमिक। सिमिलरली एक मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम में खाली एक ही एटम ऑफ हीलियम प्रेजेंट है तो वो हो गया हमारा मोनो एटॉमिक। ऐसे ही पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो जिनमें 2 से ज़्यादा एटम्स होते हैं। अब एटॉमिसिटी हम किसी भी मॉलिक्यूल को या किसी भी सब्सटेंस में कैसे डिटरमाइन करेंगे, किसी भी गैस में एटॉमिसिटी कैसे डिटरमाइन होती है, ये आगे के हम लेक्चर्स पे देखेंगे। अच्छा, इसके बाद एक ये फैक्ट आता है कि एक मोल किसी भी गैस का एक मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस क्या होती हैं? वो होती है टेम्परेचर हो 273 केल्विन और प्रेशर हो 1 एटमॉस्फेयर या फिर 760 mm ऑफ मरकरी। तो वो हो गई हमारी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। अच्छा, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं इस फैक्ट से कि डेंसिटी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की या फिर हाइड्रोजन की डेंसिटी होती है 0.00009 ग्राम्स पर ml। ये फैक्ट आपके बहुत ही काम में आने वाला है आगे मोल कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए। तो इसको याद रखिए कि एक मोल किसी भी गैस का 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट, अभी हम 2 कॉन्सेंट्रेशन पैरामीटर्स एक सॉल्यूशन के डिस्कस करेंगे, वो है मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी। तो किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या डिस्क्राइब करती है? सॉल्यूट का कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में कितना होगा, ये मोलैरिटी डिस्क्राइब करती है, ये मोलैरिटी बताती है। मोलैरिटी बाय डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये मोलैरिटी हो गई किसी भी सॉल्यूशन की। अब भाई मोलैरिटी हो गई तो नॉर्मैलिटी की क्या ज़रूरत है? जब हमने कंसंट्रेशन डिफाइन कर दी, नॉर्मैलिटी की ज़रूरत यूँ आई कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस का ज़रूरी नहीं कि एक मोल दूसरे सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करे या फिर उसी के साथ रिएक्ट करे। वो 2 मोल के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, वो आधे मोल के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो नंबर ऑफ रिएक्टिव यूनिट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड डिपेंडिंग ऑन द सॉल्यूशन, वो डिस्क्राइब करती है हमारी नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी बाय डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट इसीलिए आया कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी एक सब्सटेंस का किसी भी दूसरे सब्सटेंस के 1 ही ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा एक केमिकल रिएक्शन में। ओके, तो ये केमिकल रिएक्शन की कैलकुलेशन और एनालिसिस को बहुत इजी कर देता है। तो नॉर्मैलिटी हो गई हमारी इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? वो हो गया हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर। और एन फैक्टर आता है इस फैक्ट से कि एन फैक्टर होता है वैलेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल। वैलेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल, बेसिकली नॉर्मैलिटी यहाँ पे लिखा है, हम कैलकुलेट करते हैं एसिड्स और बेसिस के लिए। तो एसिड की वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ H+ आयंस जो वो दे सकता है एक सॉल्यूशन में, वो एसिड की वैलेंसी हो गई। और बेस की क्या होती है? नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस जो वो एक सॉल्यूशन में दे सकता है, वो बेस की वैलेंसी हो गई। तो नॉर्मैलिटी इस डेफिनेशन से हो गई मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब वैलेंसी ऑफ दैट मॉलिक्यूल जिसकी हम नॉर्मैलिटी निकाल रहे हैं। इसीलिए नॉर्मैलिटी हमेशा मोलैरिटी से ग्रेटर होगी या फिर उसकी इक्वल होगी। अगर एन फैक्टर 1 है तो नॉर्मैलिटी मोलैरिटी की इक्वल होगी। एन फैक्टर ग्रेटर देन 1 है तो नॉर्मैलिटी मोलैरिटी से ज़्यादा होगी। चलिए अभी आगे चलते हैं हम। अच्छा, इस पे बेस्ड एग्जांपल्स नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी पे हम आपको अगली प्रेजेंटेशन में बताएंगे। नॉर्मैलिटी में एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम इन लीटर्स कैसे ये सब कुछ होता है, तो हम आपको नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में बताएंगे। अगला है किसी भी सब्सटेंस का इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करना। अब ये ज़रूरी क्यों है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ इसलिए हम डिफ़ाइन करते हैं क्योंकि ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं
जो एक सब्सटेंस की क्वांटिटी के साथ चेंज नहीं होंगी। मतलब कि सब्सटेंस की क्वांटिटी 1 ग्राम हो सकती है, 1 ml हो सकती है, 1 kg या 1 लीटर हो सकती है, लेकिन ये क्वांटिटीज़ जो हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ये उस सब्सटेंस सॉल्यूशन के लिए सेम ही रहेंगी। फॉर एग्जांपल डेंसिटी, अब डेंसिटी आप 1 ग्राम आयरन की ले लीजिए या 1 किलोग्राम आयरन की ले लीजिए, डेंसिटी सेम होती है। इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी ग्लास का ले लीजिए, तो छोटे से पीस का ले लीजिए या बहुत बड़े पीस का ले लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आएगा। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये सभी क्वांटिटीज़ किसी भी सब्सटेंस के लिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स क्वांटिटी ये सेम ही रहती है। बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ थोड़ी डिफरेंट होती हैं इससे। किस मायने में कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, क्वांटिटी पे क्या क्या डिपेंड करता है, मास किसी भी सब्सटेंस का डिपेंड करता है, वॉल्यूम डिपेंड करती है। तो ये हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का आपका डेफिनेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज इस प्रेजेंटेशन का हमारा लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की ज़रूरत क्यों आई, हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि साइंटिफिक मेजरमेंट को रिप्रोड्यूसेबल होने के लिए और प्रिसाइज होने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स की ज़रूरत पड़ती है। रिप्रोड्यूसेबल और प्रिसाइज मतलब कि आगे एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें कुछ फिक्स्ड वैल्यू आई, तो उसको आगे भी उतनी ही प्रिसीजन से यूज़ किया जा सके किसी और एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए। इसीलिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं। तो n नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स अगर किसी नंबर में n सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मतलब n-1 डिजिट तो उसमें एग्जैक्ट हैं, लेकिन जो nth यानी कि लास्ट डिजिट ऑन द राइट है, एक्सट्रीम राइट पे जो लास्ट डिजिट है उसमें डाउट है, लेकिन n-1 डिजिट तो एग्जैक्ट ही हैं। मतलब 23 एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। जैसे 23.75 आपके पास एक नंबर है, इसमें बोल दिया कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उसका मतलब जो एक्सट्रीम राइट पे फिगर है वो डाउटफुल है, यानी 5 इधर डाउटफुल है, लेकिन 2, 3 और 7 तो एग्जैक्ट फिगर्स ही हैं। इसी तरह से अब कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के लिए। अब रूल्स हैं ये कि सभी नॉन ज़ीरो फिगर्स, ज़ीरो डिजिट्स जो एक फिगर में आएंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन, लेकिन जो ज़ीरोज़ फिगर के राइट में आएंगी वो भी सिग्निफिकेंट होंगी। अभी इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले वाला आपको समझ में आया, नॉन ज़ीरो डिजिट सभी सिग्निफिकेंट होंगी, ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द फिगर आर सिग्निफिकेंट। इस एग्जांपल में देखते हैं 0.2350 में एक ज़ीरो है राइट में फिगर के और 3 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 1, 2, 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। लेकिन आगे डेफिनेशन बोलती है द वंस ऑन द लेफ्ट लीडिंग ज़ीरोज़ ऑफ द फिगर आर नॉन सिग्निफिकेंट। अब इसमें देखिए 0.035, इसमें लीडिंग ज़ीरो है एक, 0.035 ज़ीरो ये वाला नॉन सिग्निफिकेंट होगा, और ये दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो इस नंबर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है, अब ज़ीरोज़ अपीयरिंग बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट 0.2052, इसमें ये वाला ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आता है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, इसलिए इस फिगर में हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आगे हम डिस्कस करते हैं एक एक्सपोनेंट के केस में हम कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करेंगे। 2.57 इंटू 10 टू द पावर -3 में numbers expressed as exponents, the numerical portion gives the number of significant figures. numerical portion हो गया हमारा 2.57, मतलब 2, 5 और 7, तो इसमें हो गए हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब कुछ रूल्स हम डिस्कस करेंगे राउंडिंग ऑफ के लिए। अगर आपको एक नंबर दे दिया n नंबर ऑफ फिगर्स का और आपको कुछ n-2 तक उसे राउंड ऑफ करना है, तो कैसे उसको करेंगे आप राउंड ऑफ। तो ये पहला रूल देखते हैं, द फिगर फॉलोइंग द लास्ट नंबर टू बी रिटेन्ड इज़ लेस देन 5, मतलब कि n सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको रखना है एक नंबर में,
लेकिन फिगर फॉलोइंग द लास्ट नंबर टू बी रिटेन, मतलब उसके बाद वाला फिगर लेस देन 5 है, तो हम क्या करेंगे, कैसे इसको राउंड ऑफ करेंगे, सिंपली रिजेक्ट द फिगर्स दैट आर आफ्टर सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हमको रखने हैं और फिगर फॉलोइंग द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो पे यहाँ पे है 7, उसके बाद फिगर आता है 4 जो कि 5 से कम है, तो इसको और इसके बाद वाले सभी फिगर्स को रिजेक्ट करके हमारा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक नंबर आ जाएगा 23.57। ठीक है, द फिगर फॉलोइंग द लास्ट नंबर टू बी रिटेन्ड इज ग्रेटर देन 5, मतलब कि n सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमको नंबर रखना है, लेकिन n+1 फिगर हमारा ग्रेटर देन 5 है। इस एग्जांपल में जैसे 4 फिगर तक हमको अपना नंबर रखना है, लेकिन 5वां डिजिट ग्रेटर देन 5 है, तो उसको राउंड ऑफ करने के लिए जो लास्ट डिजिट है उसको 1 से हम इंक्रीज़ कर देंगे, तो इस केस में होगा हम 7 को कर देंगे 8। ठीक है, अब तीसरा हमने डिस्कस कर लिया कि 5 से लेस होगा लास्ट, मतलब फिगर फॉलोइंग द सिग्निफिकेंट फिगर, n+1 फिगर अगर 5 से लेस होगा तो क्या होगा, 5 से ग्रेटर होगा तो क्या होगा, लेकिन अगर 5 ही वो लास्ट फिगर होगा तो क्या होगा, वो अब हम डिस्कस करते हैं। इस केस में देखते हैं 23.7452, इसको हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, तो चौथा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया हमारा 4 जो कि एक इवन नंबर है, उसके बाद वाला है हमारा 5। तो अब इस केस में जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर हमको रिटेन करना है, अगर वो इवन नंबर है और उसके बाद में 5 आ रहा है, तो सिग्निफिकेंट फिगर के बाद वाले नंबर्स को हम सीधे रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन इन केस अगर लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑड है और उसके बाद वाला नंबर 5 आ रहा है, जैसे इस केस में लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, उसके बाद वाला नंबर ऑड है, उसके बाद वाला नंबर 5 है, तो ऑड नंबर को हम 1 से इंक्रीज़ कर देंगे, तो इस केस में होगा 23.74। तो इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। ये था हमारी बात सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, और रूल्स रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और इस शीट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे।